नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी बेस्ड इम्पोर्टेंट नोट्स जो कि होंगे कक्षा 7 से संबंधित। और कक्षा 7 के अंदर हम देखेंगे अध्याय 2 जो कि है हमारी पृथ्वी के अंदर। और ये जो चैप्टर है ये भूगोल से संबंधित है, जियोग्राफी से संबंधित है। और यहाँ पर इसी अध्याय के जो भी पॉइंट निकलते हैं, जो भी कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स निकलते हैं, तो चलिए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे एनसीईआरटी बेस्ड एसएसटी के कुछ नोट्स। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं पृथ्वी के बारे में, क्योंकि हमारा चैप्टर ही पृथ्वी के बारे में। तो यहाँ पर हमें जो भी पॉइंट मिलेंगे इम्पोर्टेंट नोट्स के रूप में, वो हमें पूरे पृथ्वी से संबंधित ही इसमें मिलेंगे, क्योंकि पृथ्वी के भीतर की बात इसमें की जाएगी, पृथ्वी के अंदर की बात की जाएगी। पृथ्वी सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। और ये तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि पृथ्वी जो होती है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, परिक्रमा करती है। तो यहाँ पर पृथ्वी को गतिशील ग्रह कहेंगे और कहना भी जरूरी होगा। देखिए, यदि आप इस अध्याय को डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल जो कि है मेरा घर मेरा स्कूल के नाम से, आपको इसी चैनल के नीचे आपको मिल जाएगा। और वहां पर आप इस चैनल पर जाकर के विजिट कर सकते हैं और वहां पर ये अध्याय आपको कंप्लीट लाइन टू लाइन पूरा कंप्लीट मिलेगा, है ना। और वहां पर भी आपको ये क्वेश्चन हाईलाइट रूप में आपको मिल जाएंगे। चलिए, तो वहां पर आप जाकर के देख सकते हैं और उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर हमारा निकल के आता है। देखिए, विश्व की सबसे गहरी तेल की खान जो है यह है दक्षिण अफ्रीका में स्थित। तो देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, जब भी हमें एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो विश्व की सबसे गहरी, सबसे छोटी, सबसे लंबी, इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो यहाँ पर विश्व की सबसे गहरी तेल की खान जो है, तेल की खदान, ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए, ये जो तेल की खदान है, जो खान है, ये लगभग 4 किलोमीटर गहराई में स्थित है, या 4 किलोमीटर की गहराई तक ये स्थित है। और इस तेल की खोज में इंजीनियर जो है वो 6 किलोमीटर की गहराई तक खोद चुके हैं, या इसकी खोज में जा चुके हैं। यहाँ पर ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये खोज चुके हैं, तो ये खोद चुके हैं, है ना। इतनी गहराई तक ये लोग खोद चुके हैं इसको। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर समुद्र की सतह से जो पृथ्वी का केंद्र है उसकी गहराई लगभग 6000 किलोमीटर है। अब देखिए, पृथ्वी को यदि हम मान लेते हैं कि ये हमारी पृथ्वी का एक स्वरूप है इस प्रकार का, तो इसका जो केंद्र होगा, अब चूंकि हम तो यहाँ बाहर रहते हैं इसकी सतह पर, तो इसके केंद्र तक की जो गहराई है ना, वो कितनी है, वो 6000 किलोमीटर तक इसमें गहराई है ना। और खोज कहाँ तक हो चुकी है, मतलब कहाँ तक खोदा जा चुका है अधिकतम, तो 6 किलोमीटर आप समथिंग समझ सकते हैं। अभी हमें इसको 1000 गुना और खोदना पड़ेगा, जब जाकर के हम केंद्र तक इसके पहुंच सकते हैं, और जो कि असंभव होगा, है ना, बिल्कुल ये संभव नहीं होगा। तो देखिए, यहाँ से हमें प्रश्न मिलता है कि भूपर्वती की जो पृथ्वी की सतह है वहां से आप केंद्र की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, तो ये 6000 किलोमीटर तक होती है। और इसे हम समुद्री सतह से माप रहे हैं। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। पृथ्वी की जो सतह होती है उसके सबसे ऊपर के सतह को कहते हैं हम भूपर्वती। भूपर्वती जो होती है ये सबसे ऊपरी सतह होती है। तो पृथ्वी के अंदर जो परतें होती हैं उन्हें हम कुछ 3 परतों में बांट देते हैं। तो जैसे 3 परतें होती है, तो सबसे पहली जो ऊपर की होती है उसे हम भूपर्वती कहते हैं। फिर उसके बाद जो सेकेंड लेयर होती है उसे हम उसका प्रवार या फिर मेंटल भी कहते हैं। और सबसे अंदर का जो होता है वो उसका क्रोड कहलाता है ना। ये 3 ऐसी परतों के रूप में उसे बांटते हैं। तो सबसे ऊपर की परत की यहाँ पर बात की जा रही है, जो हम जिस पर रहते हैं, ये भूपर्वती है। और ये परत जो होती है ना, ये सबसे ही पतली होती है, मतलब कि थोड़ी कम चौड़ी ये होती है। अब ये इसकी जो चौड़ाई हो सकती है ये कहाँ तक हो सकती है,
तो चलिए देखते हैं। तो देखिए भूपर्वटी जो होती है ना, ये महाद्वीपीय संहति में, महाद्वीपीय संहति का मतलब होगा कि जैसे हम पृथ्वी के ऊपर देखते हैं तो कहीं पर हमें महाद्वीप नजर आते हैं, कहीं पर महासागर नजर आते हैं। तो दोनों की यहाँ पर बात की जा रही है कि यदि हम इसको महाद्वीपीय संहति में देखते हैं, यानी कि महाद्वीपीय क्षेत्र में देखते हैं, तो ये 35 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई या मोटाई आप कह सकते हैं, और समुद्री सतह में केवल ये 5 किलोमीटर तक भी हो सकती है। तो जैसे हम महाद्वीप या महासागर की बात करते हैं तो उसके भीतर की गहराई की बात हम करेंगे कि वहां से भूपर्वटी कितनी मोटी हो सकती, कितनी चौड़ी हो सकती, तो वहां पर सिर्फ ये कहीं कहीं पर 5 किलोमीटर तक भी हो सकती है। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला जो पॉइंट आता है महाद्वीपीय संहति। महाद्वीपीय संहति का मतलब हम समझ चुके हैं कि जो महाद्वीपीय क्षेत्र होते हैं, जो हमारे 7 महाद्वीप होते हैं, तो उन संहति में मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिजों की ये बनी होती हैं, और वहां पर इसे Cl कहा जाता है। तो अब देखिए Cl किसे कहा जा रहा है, तो ये कहा जा रहा है भूपर्वटी को, है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, ये भूपर्वटी की ही बात इसमें की जा रही है, और भूपर्वटी को कहीं पर Cl कहा जा रहा है। तो आपको ये मिलता है कि Cl किसे कहते हैं। तो आपको समझना है कि भूपर्वटी को ही कहते हैं, पर कहाँ पर हमने देखा महाद्वीप और महासागर, ये 2 चीजें हमारी पृथ्वी पर हमें देखने को मिलती है। तो महाद्वीपीय जो क्षेत्र होते हैं वहां पर जो भूपर्वटी होती है उसमें सिलिका और एल्यूमिना, इन 2 खनिजों की से ये मिलकर के बनती है। तो उस स्थिति में इसे दोनों के संकेत से जोड़ दिया। जैसे कि सी है तो सी का मतलब यहाँ पर होगा सिलिका, तो सिलिका और एल्यूमिना, तो एल्यूमिना के लिए संकेत ले लिया एल, और Ca ले लिया, दोनों को मिलाया तो ये बन गया Cl। तो Cl का मतलब आप समझ गए कि ये सिलिका और एल्यूमिनियम खनिजों से बनी हुई महाद्वीपीय जो भूपर्वटी है वो है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं महासागर की। तो अगला पॉइंट है हमारा, महासागर की पर्वटी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है, और इसे सी में कहा जाता है। देखिए महासागरी जो भूपर्वटी होती है वो मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है। तो सिलिका और मैग्नीशियम के लिए यहाँ पर संकेत मिल जाता है इसका लिए सी में, है ना। तो ये सी और में से मिलकर बनी होती है। जैसे मैग्नीशियम के लिए एम होता है तो इसे हम सी में भी कहते हैं। तो सिलिका और मैग्नीशियम। अब देखिए ये जो संकेत लिए जा रहे हैं ये इसके हिंदी संकेत लिए जा रहे हैं। जैसे कि ये हमने लिया सी और ये में से बना मैग्नीशियम, तो इसे सी में भी कहा जाता है। तो ये महासागरी पर्वटी है ना, जो महासागर के अंदर स्थित होगी। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। भूपर्वटी जो होती है ना उसके ठीक नीचे होता है मेंटल, जो उसका दूसरी परत हम उसको कह सकते हैं, और दूसरी परत जो होती है उसे प्रावार या मेंटल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए मेंटल जो होता है वो कितनी गहराई तक फैला होता है, तो ये फैला होता है 2900 किलोमीटर की गहराई तक की जो परत होती है उसी को कहते हैं हम मेंटल। देखिए तो यहाँ से मान लीजिए कि ये हमने बीच का हिस्सा माना है और ये सबसे बाहर की हमारी परत है। तो ये जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक की ये 2900 किलोमीटर के करीब में होती है, इतनी गहराई तक ये फैला होता है। और मेंटल जो की सबसे आंतरिक परत जो होती है, अब सबसे आंतरिक कौन सी होगी, जो भीतर की ओर जा रही है, तो वहां से क्रोड शुरू हो जाता है, उसके जो आंतरिक परत होगी वहीं से जो नीचे का हिस्सा होता है वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है क्रोड, है ना। तो ये उसका पृथ्वी का तीसरा भाग होता है, तीसरी परत होती है जिसे हम उसका क्रोड कहते हैं। और क्रोड जो होता है इसकी जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है, वो 3500 किलोमीटर होती है। तो ये 3500 किलोमीटर क्रोड की त्रिज्या होती है। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। क्रोड जो होता है वो मुख्यतः निकिल और लोहे का बना होता है ना, निकिल और लोहे का बना होता है। और निकिल और लोहे का जब ये बना होता है तो इसे हम नीफे भी कहते हैं, क्रोड को नीफे। अब देखिए नीफे कहने का कारण यहाँ पर है, जैसे कि निकिल होता है तो निकिल से नी बना, और फे मतलब होता है आयरन, लोहा जिसे हम कहते हैं। तो नीफे
यहाँ पर निकल के जो शब्द नाम आ रहा है क्रोड़ का, निफे, तो आप समझ जाइएगा कि निफे क्रोड़ निकिल और आयरन यानी कि लोहे से मिल करके बना होता है। और केंद्रीय क्रोड़ जो होगा सबसे आंतरिक होता है, तो वहां पर तापमान और दाब जो होता है काफी ज्यादा उच्च होता है। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पर्वती होती है। तो भूपर्वती पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत हिस्सा है? मात्र 1% हिस्सा होती है भूपर्वती, क्योंकि उसकी चौड़ाई भी कम है। हमने देखा भूपर्वती की चौड़ाई भी कम है। और यदि हम बात करते हैं उसकी मेंटल वाली परत की, जिसकी चौड़ाई हमने देखी थी कि ये 2900 किलोमीटर के करीब में है, तो वो पृथ्वी के आयतन का लगभग 84% हिस्सा जो है वो मेंटल है, उसकी दूसरी परत है। और पृथ्वी के आयतन का 15% हिस्सा जो होता है वो क्रोड़ होता है। तो इस प्रकार से ये तीनों मिलकर के पृथ्वी का आयतन बनाते हैं। चलिए आगे हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है। तो पृथ्वी की त्रिज्या की यदि बात करें तो पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो 6371 किलोमीटर होती है। 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या होती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है हमारा सेल से संबंधित। अब देखिए सेल का मतलब होता है सीधे सीधे हम पत्थर, चट्टान, जो भी बोलना चाहें वो कह सकते हैं। और सेल जो होती है वो हम देखते हैं तरह तरह की सेल होती हैं। इनके ऊपर भी बहुत बार प्रश्न जो होता है वो पूछा जाता है। तो हम देखें कि जो भूपर्वती को बनाने वाले कुछ खनिज होते हैं, जैसे प्राकृतिक पिंड हो सकते, कोई सा भी पिंड होगा, तो उन सभी का एक जो स्वरूप होता है उसी को हम सेल कहते हैं। अब वो विभिन्न आकार की हो सकती है, विभिन्न गठन की हो सकती है। तो इस प्रकार से सेल जो होती है ना वो 3 प्रकार की होती है: आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल। अब देखिए आग्नेय जो सेल होती है ना इसे इग्नियस सेल भी कहा जाता है, अवसादी जो सेल होती है ना इसे सेडिमेंट्री भी कहा जाता है, और कायांतरित जो सेल होती है ना इसे मेटामॉर्फिक सेल भी कहा जाता है। अब ये जो तीनों प्रकार की ही सेल होती है तो इनके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए। जैसे आग्नेय सेल जो होती है तो यहाँ पर आपको शब्द मिल रहा है अग्नि, है ना। और अग्नि से मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जब हम देखते हैं कि जो हमारी पृथ्वी होती है, पृथ्वी की संरचना, मान लीजिए कि मैं पृथ्वी की ये भूपर्वती की परत मान रहा हूँ। अब इस पृथ्वी के भीतर, इसके अंदर जो कुछ भी पदार्थ जो भरा हुआ है, चट्टाने हैं, शेल है, कुछ भी है, जो भी इसके भीतर भरा हुआ है। अब यहाँ पर पृथ्वी की सतह के भीतर जो होगा ताप दाब काफी उच्च होगा। तो ये सब मटेरियल जो होता है ये एक द्रव रूप में कभी कभी आ जाता है उच्च ताप और दाब के कारण। और जब ये आ जाता है तो ये पृथ्वी से लावे के रूप में बाहर निकलता है। अब पृथ्वी का जो लावा है वो जैसे बाहर निकलेगा तो इस लावे से जो भी मटेरियल बह करके आ रहा है उसे हम लावा या फिर नाम दे देते हैं मेग्मा, है ना। ये लावा या फिर मेग्मा इसे कह दिया जाता है। अब ये जो बह कर के आ रहा है और जब ये ठंडा होगा पृथ्वी की सतह पर ऐसे फैलता जाएगा फैलता जाएगा फैलता जाएगा तो ये एक चट्टान का रूप ले लेता है ना। तो यहाँ पर ये रूप लिया और ये चट्टान बनी। तब इस स्थिति में इस चट्टान को हम कह सकते हैं कि ये आग्नेय शेल है। तब इस सेल को क्या कहा जाएगा? आग्नेय शेल कहा जाएगा। अब देखिए ये तो हो गई आग्नेय शेल। अब यही सेल जो होती है आग्नेय शेल, इसके अंदर क्या होता है? कुछ परिवर्तन होते हैं, कुछ टूट फूट होती है, धीरे धीरे ठंडा होकर के इस सेल के अंदर कुछ इसके टुकड़े हो जाते हैं। ये छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में ये सेल जो होती है ये बिखर जाती है, टूट फूट हो जाती है। इस प्रकार से ये सेल बन जाती है। तो जब ये सेल के इस स्वरूप में आ जाए, मतलब कि इसी आग्नेय सेल का जब टूट फूट या किसी भी कारण से छोटे छोटे कणों में ये टूट जाती है, लुढ़क जाती है, चटक जाती है, टकरा जाती है, तो इस प्रकार से जब ये कुछ कणों के रूप में बिखर करके इसका स्वरूप जब बदल जाए तब इसी सेल को हम कह सकते हैं कि ये अवसादी सेल है। अब ये अवसादी सेल बन गई।
अब देखिए आग्नेय शैल बनी थी, वही पृथ्वी के अंदर से जो लावा निकला था उससे, और उसी शैल को हमने आग्नेय शिल कहा। आग्नेय शिल के अंदर कुछ चेंजेस हुए, कुछ परिवर्तन हुआ, टूट फूट हुई, टकराहट हुई, चटक हुई, कुछ भी हुआ, तो इसी शैल से बन गई अवसादी शैल, है ना। अब ये बन गई यहाँ पर अवसादी शैल। अब जो अवसादी और आग्नेय दोनों का ही मिला जुला स्वरूप है अवसादी शैल। अवसादी शैल जो होती है इसके अंदर फिर कुछ उच्च ताप दाब के कारण से कुछ परिवर्तन होते हैं, और यही शैल जो होती है ये आगे जाकर के परिवर्तित हो जाती है कायांतरित शैल में। समझ गए। तो देखिए आग्नेय का परिवर्तन हुआ अवसादी में, अवसादी फिर बदल गई कायांतरित में। तो आग्नेय और अवसादी दोनों ही कायांतरित में जा रही है, क्योंकि भाई आग्नेय से ही अवसादी शैल बनी थी। तो इस प्रकार से ये तीनों शैल जो होती है एक दूसरे से ऐसे जुड़ी हुई होती है, एक दूसरे से एक चक्र के रूप में ये बनी होती है। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार की शैल होती है और इन तीनों के ये नाम होते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं इसके अंदर। आग्नेय शैल जो होती है इसे प्राथमिक शैल भी कहा जाता है ना। इसे हम प्राथमिक शैल भी कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। देखिए अंतर्भेदी और बहिर्भेदी का मतलब क्या है। तो हमने ये देखा था कि यहाँ पर जो लावा था पृथ्वी के भीतर जो उठ रहा था उच्च ताप दाब के कारण, वो फूट करके बाहर आ गया। तो जब ये बाहर आ जाए तब इसे कहते हैं बाहर भेदी, मतलब जो पृथ्वी को भेद करके बाहर आ गया, तो बहिर्भेदी या बाहर भेदी कह सकते हैं। और जब ये किसी कारण से पृथ्वी की सतह के बाहर नहीं आ पाता, उसके भीतर ही बना रहता और किसी भी प्रकार के शैल में ये बदल जाता है, यहीं पर ठंडा हो जाता है, तो उस स्थिति में ये क्या कहलाएगा, अंतर्भेदी कहलाएगा। तो अंतर्भेदी यहाँ पर नाम से ही समझ सकते हैं कि अंतर्भेदी मतलब कि जो सिर्फ उसके अंदर ही मौजूद रह करके ठंडा होकर के जम जाए और एक शैल के रूप में परिवर्तित हो जाए। चलिए आगे बात करते हैं जीवाश्म शैलों की। जीवाश्म, तो जीवाश्म जो होता है शैलों की परतों में कुछ दबे हुए मृत जंतु पौधों के अवशेष होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं जीवाश्म। अगले पॉइंट की यहाँ पर बात करते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पर इग्नियस। इग्नियस हमने देखा था कि आग्नेय शैल जो है उसको इग्नियस भी कहा जाता है, और इग्नियस जो है ये एक लैटिन शब्द है इग्निस, जिसका अर्थ होता है अग्नि। तो आग्नेय से हमने यहाँ पर एक हिंट भी दी थी कि आग्नेय मतलब अग्नि, तो वहां पर भी आपको समझ जाना है कि इग्नियस जो है एक शब्द है और उसका मतलब होता है अग्नि। चलिए आगे बात करते हैं मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक भी हमने एक शैल देखी थी, और मेटामॉर्फिक शैल जो थी हमारी कौन सी शैल थी, तो मेटामॉर्फिक जो हमारी दूसरी शैल हमने देखी थी, है ना। तो सॉरी दूसरी नहीं, तीसरी शैल, जिसे हमने नाम दिया था कायांतरित शैल, है ना, कायांतरित शैल। तो ये ग्रीक शब्द मेटामॉर्फस से बनी है, जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन करना। तो रूप परिवर्तन करना वही ये होता है। आगे हम बात करते हैं सेडिमेंट्री, जो कि हमने दूसरी सेल को नाम दिया था, और दूसरी सेल जो हमने देखी थी वो थी अवसादी सेल। तो ये भी एक लैटिन शब्द है और सेडिमेंट से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है स्थिर। चलिए अगली बात करते हैं, जैसे लाल किला है, तो ये एक बलुआ पत्थर से बना है, और बलुआ पत्थर जो है वो एक शैल का ही उदाहरण है, तो इसलिए यहाँ पर इस पॉइंट को लिया है। आगे हम बात करते हैं ताजमहल। ताजमहल सफेद संगमरमर से बना है, और संगमरमर भी एक प्रकार की शैल ही होती है। आगे पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले कुछ खनिज पदार्थ, कि किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम शैल कहते हैं, और शैल तो हम पढ़ ही चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि जो भी खनिज पदार्थ के प्राकृतिक पिंड होते हैं वो किसी भी चीज के बने हो सकते हैं, उन्हें हम शैल कहते हैं। तो ये थे आज के हमारे कुछ जियोग्राफी से संबंधित चैप्टर 2 से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु, इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो कि आपको आने वाली एग्जाम में हेल्प जरूर करेंगे।
तो यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स थे वो आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम अगले वीडियो भी और आपके लिए इस प्रकार से लेकर आएँ। तो आप अपना सुझाव राय जो भी रखना चाहते हैं आप कमेंट्स के रूप में ज़रूर रखिएगा, है ना। आपने हमें इतने सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।